Welcome to Online Engineering, my dear friends. Myself Prakashan Singh, and now we will discuss our fresh new topic of material science named as heat treatment. Okay, तो heat treatment हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? Because अगर पास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में अगर देखा जाए तो हमने आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम को हमने देखा था। उसमें हम सबसे लास्ट में हमने ये देखा था कि ऑस्टेनाइट जो सॉलिड फेस में था वो परलाइट में चेंज हो गया। परलाइट भी आपका सॉलिड फेस में है, दैट मीन सॉलिड से एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में वो चेंज हो रहा है। और क्यों चेंज हो रहा है? अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हो रहा है। बट हमारा टारगेट है ऑस्टेनाइट ही पाना। ऑस्टेनाइट अनस्टेबल था, इसीलिए परलाइट में चेंज होकर स्टेबिलिटी को मेंटेन किया। लेकिन हमारा टारगेट होता है कि हमें ऑस्टेनाइट ही पाना है, एफसीसी स्ट्रक्चर ही हमें पाना है, ऐसा हमें होता है। तो ऑस्टेनाइट लेकिन अनस्टेबल में है, तो ऑस्टेनाइट को स्टेबिलिटी मेंटेन कराने के लिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट? हीट ट्रीटमेंट। अब आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम की स्टडी हम कर रहे थे। उसमें दो हमने फेसेस हमने पाए थे। ये 2% के इधर हमने स्टील को पाया था, क्लियर, और यहाँ पे हमने कास्ट आयरन को पाया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा हीट ट्रीटमेंट डील होगा स्टील से, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट पूरा का पूरा दिस चैप्टर इज डील्स विद व्हाट? स्टील। हमें केवल यहाँ पे स्टील से ही डील करना है ये पूरे के पूरे चैप्टर में। दैट मीन्स व्हाट कि सबसे पहले आपको स्टील की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी होगा। अब वहां से जब स्टील की प्रॉपर्टीज आप जान लोगे, उसके फेसेस के बारे में आपको पता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन के भी बारे में पता है, उसके बाद टेम्परेचर के भी बारे में पता है, और हर एक ऑस्टेनाइट चाहे डेल्टा चाहे फेराइट चाहे परलाइट जो भी चीजें होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स के भी बारे में पता है, नंबर ऑफ एटम के बारे में पता है, कोऑर्डिनेशन भी आपको पता है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, ये सब सारी चीजें जब आप पता है तो उसके बाद आप ये ऑस्टेनाइट जो आपको ऑस्टेनाइट स्टील ये जो मिल रहा है, तो इसको स्टेबिलिटी में मेंटेन कराने के लिए आप हीट ट्रीटमेंट कराओगे। तो सबसे पहले हमें जानना है स्टील के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा वो होगा स्टील एंड स्टील क्लासिफिकेशन। क्लियर, ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है हमें कि ये हेडिंग है, इस टॉपिक में ये हेडिंग है, अब चलो ये पढ़ते हैं। नो, क्यों पढ़ रहे हैं ये रीजन हमें साफ होना चाहिए। उसके कारण क्या होता है कि हमें कोई भी चीज लर्न करने की जरूरत नहीं होती। चलिए डन। अब ये स्टील क्या है? स्टील इज अ स्केलेटन ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था जब फेस डायग्राम में आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम में जब पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया कि केवल आयरन को छोड़ दिया जाए तो पीरियोडिक टेबल के सारे जो एलिमेंट हैं उनका कूलिंग बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है, सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट आयरन में क्या होता है कि मल्टी फेसेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, और उसके बाद फेस ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। इसलिए मैंने आयरन को बोला था कि आयरन इज अ बैकबोन। दैट मींस व्हाट कि एक पर्सन है तो आयरन उसका बैकबोन है। वो पर्सन क्या है? मैकेनिकल है या सिविल है? तो आयरन इज अ बैकबोन ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टील है, स्टील उस पर्सन का पूरा स्केलेटन है। क्यों है? क्योंकि 90% मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में 90% आप स्टील के साथ ही डील करते हैं। 10% जहां पे कॉस्ट को रिड्यूस करना है या फिर काफी हैवी स्ट्रक्चर है, लाइक ब्रिज, जैसे ब्रिज का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ब्रिज को इंस्टॉल करते हो, तो वहां पे आप आयरन का यूज करते हो, स्टील का यूज नहीं करते। डन ना? ओके ना? सो स्टील इज अ स्केलेटन ऑफ व्हाट? मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, एंड आयरन इज अ बैकबोन ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टील की तरफ फोकस करते हैं। इसमें हम आयरन एंड आयरन कार्बाइड से ये स्टील वाला सेक्शन लेके ऑस्टेनाइट हम लेंगे, हाईली अनस्टेबल ऑस्टेनाइट लेंगे, उसके बाद हम उसका हीट ट्रीटमेंट कराएंगे। बट स्टील लेके उसका ऑस्टेनाइट लेके हम हीट ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें स्टील की प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, तो इसीलिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। चलिए, तो स्टील के बारे में सबसे पहला मैंने आपको ये बताया कि ये आप नोट करो कि दिस इज अ स्केलेटन ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। आप बोलोगे क्यों? कि ये स्केलेटन है, स्केलेटन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। अब आपका क्वेश्चन आया नेक्स्ट कि सर व्हाई? बिकॉज एट एनी परसेंटेज ऑफ कार्बन, एट एनी परसेंटेज ऑफ कार्बन, it have same Young modulus, same value of Young modulus. Young modulus, that means what? Young modulus of elasticity. That means what? Understand by E. कि E equal to E of steel equal to 200 megapascal होता है। तो कार्बन का परसेंटेज 0.008 से आप 2% तक कितना भी मिक्स कर लोगे, उसके लिए
ये जो स्टील का यंग मॉडुलस होगा 200 मेगापास्कल होगा। यहाँ पे आप देखो आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम में इस यहाँ तक आपको 2% तक आपको स्टील मिल रहा था। कहाँ से? 0.008% से आपको 2% तक स्टील मिल रहा था। तो ये सारे कंपोजिशन ऑफ कार्बन के लिए जो कार्बन की एलॉइंग आप आयरन में कर रहे थे, तो इन सारे के सारे परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए जो यंग मॉडुलस होगा जो स्टील का, वो सेम रहेगा, 200 मेगापास्कल रहेगा। ये चेंज नहीं होता है। स्टील की यही एक खास बात है। डन? क्लियर? स्टील की यही एक खास बात है। चलिए, ये एक खासियत हमने देखा। अब स्टील को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। ये जो स्टील है, स्टील को कनेक्ट करते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन को हम कनेक्ट करेंगे हीट ट्रीटमेंट से। और क्लासिफिकेशन करते समय ही हम स्टील को फेस डायग्राम में लेके जाएंगे, वहां से ऑस्टेनाइट अनस्टेबल पाएंगे और इसको हीट ट्रीटमेंट से कनेक्ट करके हीट ट्रीटमेंट के जितने भी सारे प्रोसेस हैं माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी सारे प्रोसेस हैं, चाहे वो एनलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया, या फिर हार्डनिंग हो गया, या फिर केस हार्डनिंग हो गया, या फिर साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग, जितने भी सारे प्रोसेस हो गए, तो उनको हम कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। तो स्टील की सबसे पहले और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, ये आप नोट करो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। तो प्लेन कार्बन स्टील आपके दो पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है प्लेन कार्बन स्टील, जिसमें कि केवल परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड कर दिया जाता है, किसमें? आयरन में, और आपका बराबर बन जाता है इक्वल टू व्हाट? स्टील। तो इसको बोला जाता है प्लेन कार्बन स्टील, जिसमें केवल कार्बन के परसेंटेज को ऐड किया जाएगा आयरन में, तो उसको बोला जाएगा प्लेन कार्बन स्टील। और कार्बन के अलावा किसी भी एलिमेंट की अगर एलॉइंग कर दो आप आयरन में, तो उसको बोला जाएगा एलॉइंग स्टील। डन? क्लियर? तो चलिए उसको हम जरा एक बार देखते हैं कि जरा क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब स्टील को तो हमने देख लिया, अब उसके क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि क्या हमें कितनी लिमिटेशंस हैं, हमें किस पे फोकस करना है, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट किसके लिए सुटेबल है, तो उसकी हम बात करेंगे। फिर जो हमें स्टील मिल रहा है वो किन प्रोसेस के लिए जनरली यूज किया जाता है। फिर एलॉय स्टील जो है प्लेन कार्बन स्टील से वो सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है, अगर स्ट्रेंथ हमें और इंप्रूव करना हो तो किस टाइप की एलॉइंग करेंगे, या फिर किस टाइप की हीट ट्रीटमेंट किस केसेस में आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन माय डियर फ्रेंड्स जो स्टील का किया गया वो दो टाइप्स का किया गया। आप साथ में कोड करते रहो, और जितना मैं लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उनको आप पॉइंट टू पॉइंट बुलेट वर्ड्स में लिखते रहो, बिकॉज मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं केवल बोलने में ही मैं आपको बता देता हूं। डन? क्लियर ना? तो चलिए, तो प्लेन कार्बन स्टील मैंने बोलने में अभी आपको बताया था कि प्लेन कार्बन स्टील ये क्या होता है, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन की मिक्सिंग होती है किसमें? आयरन में। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील। एलॉय कार्बन स्टील क्या है? एलॉय कार्बन स्टील क्या है? चाहे एलॉय स्टील क्या है? एलॉय स्टील जिसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इज मिक्स्ड विद आयरन एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट कार्बन। तो इसको बोला जाता है। चलिए, ये फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोला जाता है लो कार्बन स्टील। ठीक है, इसका जो वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो होता है 0.008। मैंने आपको बताया था आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम में कि जो स्टील का जो लिमिटेशन होगा 0.008 से 2% तक होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका मिलेगा स्टील। डन ना? ओके ना? उसके बाद आपको कास्ट आयरन मिलना शुरू हो जाता है। चलिए, तो ये यहां से लेके 0.3% तक इसकी लिमिट होगी। अगर इतना परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर मिक्स रहता है आपके आयरन में तो उसको बोला जाएगा लो कार्बन स्टील। ओके, लो कार्बन स्टील। और इसी का दूसरा एक नाम है माइल्ड स्टील। अब ये सब सारी कहानी मैं बताऊंगा कि माइल्ड स्टील नाम क्यों पड़ा और माइल्ड स्टील सुटेबल है कि नहीं हमारे हीट ट्रीटमेंट में, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको क्लासिफिकेशन देखना जरूरी है, नहीं तो चीजें धुआं बन जाएंगी। चलिए, लो कार्बन स्टील ये हो गया। ये मीडियम कार्बन स्टील, अब मुझे लिखते लिखते पागल नहीं होना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, इसका जो रेंज होगा 0.3 से 0.6% ऑफ कार्बन इज एडेड विद व्हाट? एडेड विद आयरन। चलिए, वेरी गुड। अब हाई कार्बन स्टील की बात करें, हाई कार्बन स्टील की बात करें, यहां पे आप कोड करो, मैं बोल रहा हूं हाई HIGH हाई CARBON कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील को आप नोट करो। ठीक है, तो इसका जो आपका
रेंज होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इज एडेड विद आयरन, वो कितना होगा 0.6 से लेके ये आपका रेंज होगा कितने परसेंट तक, 2% तक। इज इट ओके, डन। तो ये रही आपकी इतनी कहानी। अब एक और भी बात, मजेदार वाली बात, कि हीट ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं यूज होगा। इस प्रोसेस के लिए कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे एनलिंग हो, चाहे कार्बोराइजिंग, चाहे नाइट्राइडिंग, चाहे साइनाइडिंग, चाहे केस हार्डनिंग, चाहे हार्डनिंग, चाहे नॉर्मलिंग, कोई भी प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट का माइल्ड स्टील के लिए नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट लेट मी डिस्कस ओवर क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम हीट ट्रीटमेंट को, मैंने बोला है क्लासिफिकेशन करने के बाद हीट ट्रीटमेंट को कनेक्ट करेंगे, वहां से और प्रॉपर्टी खुल के आएगी। ओके, सो एलॉय स्टील की अगर बात करें तो एलॉय स्टील में दो प्रकार से ये क्लासिफाइड होते हैं। अगेन, एक को बोला जाता है लो एलॉय स्टील, लो एलॉय स्टील एक को बोला जाता है, और दूसरे को बोला जाता है हाई एलॉय स्टील। ओके, डन, क्लियर। इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा माय डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा इज लेस देन व्हाट 10% होगा, और इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा इज ग्रेटर देन व्हाट 10%। क्लियर, इज इट ओके, डन। ओके, अगेन टॉपिक इज दैट कि यहां भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपका यूज नहीं होता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज नॉट यूज्ड। यहां भी आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज होते हुए आप नहीं देखोगे। यहां भी आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को यूज होते हुए नहीं देखोगे। यहां भी आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को यूज होते हुए नहीं देखोगे। आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस केवल इन दो सेक्शन में यूज होते हुए देखोगे, और एक छोटा सा जो सेक्शन होगा उसको माइल्ड स्टील के लिए देखोगे। वो भी क्यों देखोगे? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा हीट का बात नहीं आएगा। अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले तो ये क्लासिफिकेशन नोट करो। यहां पे आपको नोटिस करना है कि यहां पे तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज ही नहीं किया जाएगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यहां पे यूज ही नहीं किया जाएगा। सारे के सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यहां और यहां यूज किए जाएंगे मेनली, बट एक जो है बस यहां पे यूज किया जाएगा। वो भी क्यों किया जाएगा उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। चलिए, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को जरा लिखते हैं, ठीक है। कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को हम जरा लिखते हैं कि कौन कौन से हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं। तो एनलिंग जो होता है वो हाई कार्बन स्टील के लिए, एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग ये हमारा मीडियम कार्बन स्टील के लिए यूज होता है। एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग ये जो हीट ट्रीटमेंट के ये प्रोसेस हैं ये यूज होंगे आपके मीडियम कार्बन स्टील के लिए। हाई कार्बन स्टील के लिए आपका हार्डनिंग यूज होगा, हार्डनिंग प्रोसेस आपका यूज होगा। और केस हार्डनिंग प्रोसेस आपका लो कार्बन स्टील के लिए केस हार्डनिंग प्रोसेस यूज होगा, जिसमें केस हार्डनिंग प्रोसेस में कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग, ये प्रोसेस अंडर व्हाट केस हार्डनिंग आता है, केस हार्डनिंग आता है। तो उसके लिए केस हार्डनिंग में ये लो कार्बन स्टील के लिए केस हार्डनिंग थोड़ा सा यूज होगा। और वो भी क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे हीट से उतना हम खेलते नहीं हैं। और क्यों नहीं हीट से खेलते हैं और क्यों ये यूज होता है उसका मैं रीजन अभी जस्ट आपको बताता हूँ। और ये हाई कार्बन स्टील में एक और आपका आता है इंडक्शन एंड फ्लेम, इंडक्शन हार्डनिंग एंड फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग एंड फ्लेम हार्डनिंग भी आपका यूज होगा हाई कार्बन स्टील में। ये किस कैटेगरी में आते हैं? अगेन ये केस हार्डनिंग के कैटेगरी में आते हैं। केस हार्डनिंग के कैटेगरी में ये आएंगे। इधर तो कहीं भी आप देख रहे हो कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं यूज हो रहा है? बिकॉज ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। अगर हीट ट्रीटमेंट यहाँ पे आप यूज करते हो तो इसमें ऑलरेडी आपने एलॉइंग कर रखा है, और जब ऑलरेडी आपने एलॉइंग कर रखा है तो यहाँ के मटेरियल की ब्रिटलनेस काफी ज्यादा है, स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, मशीनेबिलिटी काफी कम है। और इसमें हीट ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टील के साथ खेल भी नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वो कास्ट आयरन के रेंज में आप चले गए हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको हीट ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है। आपका जो मेन फोकस होगा ये केवल प्लेन कार्बन स्टील पे होगा। सो जनरली वी स्टडी ओवर द टॉपिक ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। हम केवल हीट ट्रीटमेंट में केवल प्लेन कार्बन स्टील के टॉपिक के ऊपर ही हम स्टडी करेंगे। इसकी कैटेगरी जो है माइल्ड स्टील, चाहे मीडियम कार्बन स्टील, चाहे हाई कार्बन स्टील, तो इन्हीं तीनों पे हमें हीट ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है।
वहां पे जनरली नहीं कराया जाता है। जहां हम हीट के साथ डील करते हैं तो माइल्ड स्टील में हम नहीं कराते, क्योंकि ये माइल्डनेस शो करता है। अगर हम हीट ट्रीटमेंट इससे जनरली नहीं कराते, ये कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग का मतलब क्या, ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देना, हीट नहीं प्रोवाइड करना है आपको, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देना। एटमॉस्फेयर कार्बन का है या नाइट्रोजन का है या नाइट्रोजन प्लस कार्बन, दैट मीन साइनाइड का, आपने एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दिया, टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया। क्योंकि टेम्परेचर जहां प्रोवाइड करोगे, अब देखो ऑलरेडी बहुत लो अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन है। अब आप देखोगे तो ऑलरेडी वेरी लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन है, और वेरी लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन को जरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एनालाइज करो। मैंने बोला था कि मैं अभी आपको बताऊंगा, तो लो अब वो टाइम आ चुका है कि यहाँ पे ये आपका स्ट्रेन होता है, यहाँ पे ये आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से ये क्वार्टरल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है, और इस तरीके से ये बनता है, फ्रैक्चर पॉइंट है, ये अल्टीमेट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें बनी होती है। ओके, ये क्या शो करता है, इसके लिए डक्टिलिटी शो करता है, डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी मेलेबिलिटी होगी, और उतनी ही ज्यादा मशीनेबिलिटी होगी, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर देखो, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को देखो, रेड से अब मैं बना रहा हूं, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को आपने इंक्रीज किया, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, यहीं पे जाके फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। और अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को कम किया, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को कम ऐड किया, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनते हुए ऐसा यहां जाके कहीं फ्रैक्चर होगा। ओके, तो इस केस में देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कम हुआ है, इसमें देखोगे तो ये जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन आपका बड़ा है, और स्ट्रेंथ जो है आपकी सारी की सारी स्ट्रेंथ, चाहे वो यील्ड स्ट्रेंथ हो, चाहे अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो, चाहे फ्रैक्चर स्ट्रेंथ हो, चाहे बैकअप स्ट्रेंथ हो, ये जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है ये बैकअप स्ट्रेंथ है, तो बैकअप स्ट्रेंथ हो, सारी की सारी टाइप्स की स्ट्रेंथ घटी है, सारी की सारी टाइप्स की जो स्ट्रेंथ है घटी है, और मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ गई है। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को कम ऐड किया, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे कम है कि नहीं है, क्यों 0.008% से 0.3% तक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑलरेडी बहुत कम है। मटेरियल खुद ही बहुत लचीला है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है, मटेरियल बहुत ज्यादा डक्टाइल है, ऑलरेडी मटेरियल है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऑलरेडी मटेरियल है, और ऊपर से अगर हीट ट्रीटमेंट करा दो, हीट ऊपर से लाके झूठ दो, तो मटेरियल के साथ क्या होगा, मटेरियल के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा कि वो जेम टाइप का बन जाएगा। इसलिए आपको हीट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आपको केवल एक सराउंडिंग गैसेस आपको मटेरियल में पेनिट्रेट करना है, सराउंडिंग गैसेस आपको मटेरियल में क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। और वही काम करते हैं हम मटेरियल को, जैसे इन तीनों के तीनों प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में हम मटेरियल को रख देंगे, कंटेनर टाइटली पैक्ड होगा, उसमें कार्बन को ठूस देंगे, तो वो क्या कार्बनाइजिंग, कार्बन क्या करेगा, मटेरियल में आपका जो ब्लॉक है, चाहे जो बेस मेटल है, वो लो कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, उसमें कार्बन पेनिट्रेट होकर घुस जाएगा। या फिर अगर नाइट्राइडिंग कर रहे हैं तो वहां भी यही काम होगा, सराउंडिंग में आपको नाइट्रोजन को इंसर्ट कराना होगा पेनिट्रेट करा के, या साइनाइडिंग में भी सेम यही काम करना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स देखो, इन तीनों के तीनों प्रोसेस में आप हीट नहीं दे रहे हो, आप केवल गैसेस के साथ खेल लो, या फिर वो गैसेस कार्बन हो या नाइट्रोजन हो या साइनाइड हो, हीट क्यों नहीं दे रहे थे, समझ में आया। हाँ, अब परसेंटेज ऑफ कार्बन को अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को अगर बढ़ा दिया, तो आप देखो ग्राफ देख के ही क्या कि स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, और आपकी जो ये डक्टिलिटी है, आपकी ये डक्टिलिटी है रिड्यूस हो गई, इतनी, ये ओरिजिनल से इतनी रिड्यूस हो गई। डक्टिलिटी रिड्यूस होने का मतलब क्या, मेलेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, सारी की सारी पैरामीटर्स रिड्यूस हो चुके हैं। सो दीज आर द फैक्ट्स, ओके, दीज आर द फैक्ट्स एंड दीज आर द इंफॉर्मेटिव। ये सब सारे के सारे रियल इंफॉर्मेशन है, इनको आपको कोड करना चाहिए। सारी जो जितनी भी एक्सप्लेनेशन हो रही है, सारे के सारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। डन, क्लियर। सो इसलिए हीट ट्रीटमेंट में हम हीट वाला प्रोसेस इस सेक्शन में नहीं करेंगे, हम केवल एटमॉस्फेयर देंगे, इसीलिए केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग हम यहां पे कराते हैं, ठीक है। बट इंडक्शन एंड फ्लेम हार्डनिंग, अब देखो फ्लेम में क्या है, आग से के साथ खेल रहे हो, तो इंडक्शन एंड फ्लेम हार्डनिंग जो होगी, इंडक्शन का मतलब भी क्या होता है, आग के साथ खेलना। इंडक्शन जो हीटर आपके होते हैं, क्या है, आग ही है, और यहाँ फ्लेम भी क्या है, आग है। तो जहां आग आया तो आप हाई कार्बन की तरफ जाओ या मीडियम कार्बन की तरफ जाओ, और जहां आग नहीं है तो आप लो कार्बन की तरफ चले जाओ। तो अब बताओ कोई चीज रटने वाली है कि कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग को अब रटने का है आपको कि ये माइल्ड स्टील के लिए यूज होगा या नहीं होगा। अब आपके पास तुरंत दिमाग में आएगा कि जहां हीट नहीं है माइल्ड स्टील में ठोको। तीनों प्रोसेस में हीट नहीं है, केवल एटमॉस्फेयर के साथ हम खेल रहे हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन को ठूस देंगे और उसमें बेस मेटल को डाल देंगे, तो बेस मेटल में पेनिट्रेट करके कार्बन घुस जाएगा, हो गई प्रोसेस खत्म।
वैसे ही यहाँ नाइट्रोजन के साथ आप करो, वैसे ही साइनाइड का एटमॉस्फेयर में आप डाल दो अपने मटेरियल को, पेनिट्रेट करके मटेरियल में घुस जाएगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, माइल्डनेस, पहले माइल्डनेस शो करता था, लचीला शो करता था, अब मटेरियल की क्या हो गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो ये तीनों प्रोसेस रटने का नहीं है, माइल्ड स्टील के लिए यूज होता है। वेरी गुड, दिमाग में कोड हो गया। क्यों कोड हो गया? बिकॉज हमें रीजन पता है। ठीक है, अब एनालिंग एंड नॉर्मलाइजिंग की बात करें तो ये मीडियम कार्बन स्टील के लिए होता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, इतना थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग में बैठना चाहिए। और ये हार्डनिंग और जितनी टाइप्स की हार्डनिंग और है, हार्डनिंग जहां HARDENING, तो हार्डनिंग का मतलब H अगर आ रहा है दैट मीन्स हाई कार्बन स्टील। अगर हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग या फ्लेम हार्डनिंग, H अंडरस्टैंड फॉर व्हाट, हाई कार्बन स्टील, तो ये भी रखने का नहीं है। अब एनालिंग एंड नॉर्मलाइजिंग जो यही दो बचा, तो ये दो किसके लिए हो गया? मीडियम कार्बन स्टील के लिए हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल कितने टाइप्स के हमारे पास हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं? चलिए तो अब हम कोड कर देते हैं। हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन को मैं कनेक्ट करूंगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस से। चलिए तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के बारे में आप कोड करो। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस तब कितने टाइप्स के हैं? हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के हैं, जिसमें एनालिंग एक प्रोसेस है, उसके बाद नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है, उसके बाद हार्डनिंग प्रोसेस है, उसके बाद केस या सरफेस हार्डनिंग है। ओके, और केस एंड सरफेस हार्डनिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट में ये दोबारा क्लासिफाइड है। तो उनको आप लिखो, वही कार्बराइजिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग एंड फ्लेम हार्डनिंग। ओके, तो ये टोटल इतने टाइप्स के आपको पढ़ने हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। काफी आसान है, काफी हलवा प्रोसेस है, बिल्कुल सिमिलर होगा एनालिंग की तरह। नॉर्मलाइजिंग में बस आप कूल करोगे एयर के साथ, और यहाँ पे बस आप कूल करोगे फर्नेस के साथ आप कूल करोगे। हार्डनिंग में आप वाटर के साथ कूल करोगे, या फिर ऑयल के साथ भी कर सकते हो, या फिर ब्राइन का मतलब क्या कि 90% आपका वाटर होगा और 10% आपका सॉल्ट होगा। ब्राइन के भी साथ कर सकते हो। उसके बाद लिक्विड लेड के साथ कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड लेड के साथ आप कर सकते हो। तो इन सब सारी चीजों से आप यहाँ पे क्वेंचिंग, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वेंच करना, डुबो देना, क्वेंचिंग प्रोसेस। आपको मटेरियल को कूल कराते समय क्या करना है? डुबो देना है, पानी में डायरेक्ट डाल देना है। यहाँ पे मटेरियल को आपको कूलिंग एयर से कराना है, यहाँ मटेरियल को आपको कूलिंग फर्नेस से कराना है। दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, बट जनरली अब अगेन एक बात है कि जनरली आपको वाटर ही प्रेफर करना होता है, ये सब सारी चीजें आपको प्रेफर नहीं करनी होती, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। पहली चीज, ये कोरिजन में पार्टिसिपेट करता है बहुत, और ये जो होता है काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। तो आपको जो लिमिटेशंस है एविडेंट में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट सबसे ज्यादा मौजूद है धरती पे, वो वाटर है, तो आपको वाटर के साथ ही डील करना होगा। ठीक है, अब केस एंड सरफेस हार्डनिंग में क्या है? आपको उसके सरफेस में मटेरियल के, अब देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस से ही आपको पकड़ना है, मटेरियल का जो सरफेस है ना उसी में पेनिट्रेट करना है। केस या सरफेस हार्डनिंग यानी कि मटेरियल के सरफेस में ही आपको मटेरियल के सरफेस को ही आपको हार्ड बनाना है। तो कैसे आपको मटेरियल, ये सपोज दैट आपका मटेरियल है, इसके सरफेस को ही हार्ड बनाना है, तो आप क्या करोगे? इस मटेरियल को रख दोगे एक कंटेनर में, इस कंटेनर को पैक कर दोगे, अंदर आपने पाइप से या फिर इंजेक्शन या किसी भी चीज से आपने गैस को डालना शुरू कर दिया, पूरा का पूरा ये गैस भर गया। ये गैस या तो अगर कार्बन का होता है तो कार्बोराइजिंग, अगर ये गैस आपका नाइट्रोजन का होता है तो नाइट्राइडिंग, अगर ये गैस आपका साइनाइड होता है, मतलब कार्बन प्लस नाइट्रोजन होता है तो साइनाइडिंग। ठीक है, तो ये तरीका है। उसके बाद इंडक्शन का मतलब ये सब यहाँ से हीट के साथ आप खेलोगे। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया ताकि आपको पढ़ने में, देखने में, चीजों को समझने में दिक्कत ना हो। तो आपका स्टील क्लियर हुआ, स्टील के क्लासिफिकेशन क्लियर हुए, और हीट ट्रीटमेंट के टाइप्स आपको क्लियर हो गए कि कितने टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट होते हैं। अब 1 by 1 हीट ट्रीटमेंट को हम पढ़ेंगे। डन, क्लियर? 1 by 1 अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला क्या है हमारा इस लेक्चर में? हम ये 2 प्रोसेस को कवर करेंगे, एनालिंग है एंड नॉर्मलाइजिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट हम एनालिंग से स्टार्ट करते हैं, एनालिंग को पढ़ते हुए, और नॉर्मलाइजिंग। तो एनालिंग और नॉर्मलाइजिंग दोनों, मैंने आपको बताया कि दोनों थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है। हार्डनिंग थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हार्डनिंग में क्या होता है, काफी आपको
हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल मिलने वाला है, मार्टेनसाइट आपको मिलने वाला है। तो मार्टेनसाइट की एनालिसिस करना जरूरी है कन्वेंशनल में। इंजीनियरिंग सर्विस के कन्वेंशनल या IRMS जो इंट्रोड्यूस हुआ है, या फिर अगर IAFS या IAS का अगर आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस अगर आप डील करते हो, या फिर SSC JEE के कन्वेंशनल में, तो ये मार्टेनसाइट का एनालिसिस वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हार्डनिंग और केस हार्डनिंग, मतलब हार्डनिंग का सेक्शन, हार्डनिंग एंड हार्डनिंग का जो ये सेक्शन है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इस लेक्चर में केवल एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग देखते हैं। अब एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग मैंने आपको बताया कि दोनों हल्का फुल्का सिमिलर टाइप का है, ठीक है। तो इनको कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग।